लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि प्रोफेसर चा इस बार गुशियांग की दूसरी कार भी छोड़ आए थे, जिसकी वजह से वो उन पर बहुत नाराज होता है। और ये सब प्रोफेसर चा अपने रूम की विंडो से देख रहे थे, पर वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि जब गुशियांग को ये पता है कि वही वो घोस्ट हैं जो उसे पोजेस्ट करते हैं, तो वो इतना नॉर्मल कैसे रह लेता है। पर तभी उनका ध्यान सेजिन पर जाता है, जो कि उनके ब्रांडेड कपड़ों को देख रही थी। और ये देख वो काफ़ी इम्प्रेस होती है कि प्रोफेसर चा की ड्रेसिंग सेंस पहले से बहुत इम्प्रूव हो गई है, क्योंकि पहले तो उन्हें ऐसे कपड़ों का बिल्कुल भी शौक नहीं था, फिर चाहे सेजिन उनसे कितनी भी जिद करे। तो यहाँ हम फिर से उनके टाइम का एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ की वो दोनों शॉपिंग पर आए थे और सेजिन उनके लिए न्यू ड्रेसेस खरीदना चाहती थी, क्योंकि आज उन लोगों के प्रोफेसर की शादी थी जहाँ उन लोगों को जाना था। तो वो नहीं चाहती थी कि उसका इतना हैंडसम बॉयफ्रेंड इस तरह से बोरिंग बनकर जाए। और वैसे भी प्रोफेसर चा ने 2 साल से अपने लिए कोई शॉपिंग नहीं की, और अगर वो अपने लिए कोई कपड़ा खरीदते भी हैं तो उसका डिजाइन पुराना ही होता है, बस उसका कलर चेंज हो जाता है। तो सेजिन उनकी इस ड्रेसिंग स्टाइल से बोर हो चुकी थी, इसलिए वो उन्हें कई कपड़े ट्राई करवाती है। पर यहाँ प्रोफेसर चा किसी टिपिकल मिडिल क्लास फादर की तरह कहते हैं कि मुझे कोई कहाँ ही देखने वाला है, तो तुम अपने लिए कपड़े ले लो, मेरे पास जो है वो अच्छे हैं। लेकिन सेजिन उनकी हर बार ये घिसी पिटी लाइन सुन तंग आ चुकी थी, तो इस बार वो उन पर नाराज होती है। पर जितना सेजिन प्रोफेसर चा की केयर करती थी, उससे कई ज़्यादा प्रोफेसर चा उसकी फिक्र करते थे, क्योंकि वो अपने लिए कपड़े लेने की बजाय सेजिन के लिए ड्रेसेस लेकर वहाँ से भाग लेते हैं। हालांकि सेजिन उन पर इसके लिए बहुत नाराज होती है, पर प्रोफेसर चा उसके हाथ नहीं आते और ये फ्लैशबैक यहीं खत्म हो जाता है। तो वो मोमेंट याद कर सेजिन काफी इमोशनल हो जाती है और जो कुछ भी हुआ उसके लिए खुद को जिम्मेदार ठहराते हुए कहती है कि अगर वो यहाँ नहीं आई होती तो चेयरमैन और प्रोफेसर चा शायद इस हाल में न होते। पर उसे कहाँ ही पता था कि वो इतने साल बाद उन्हें देखेगी, वो भी इस हाल में। पर अब कुछ भी हो, सेजिन कम से कम ये तो नौबत नहीं आने देना चाहती थी कि उसे प्रोफेसर चा को डेड अनाउंस करना पड़े। तो वो रोते हुए प्रोफेसर चा से कहती है कि उनके होश में आने से ज़्यादा उसके लिए कुछ ज़रूरी नहीं है, तो वो सारी बातें भूल जाएं और बस अपनी रिकवरी पर ध्यान दें। और बस वो एक बार सही हो जाएं, फिर वो दोनों मिलकर सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। तो सेजिन का उन्हें बचाने के लिए ये डेडिकेशन देख प्रोफेसर चा भी इमोशनल हो जाते हैं। खैर फिर नेक्स्ट सीन में हम इना, मीना और डीका को देखते हैं, जो कि टाइम पास कर रहे थे कि तभी वहाँ प्रोफेसर चा की एंट्री होती है, जो कि अपने पुराने वाले स्टाइलिश लुक में आ गए थे। तो ये देख वो तीनों ही सरप्राइज्ड होते हैं, पर मीना को उनके लुक की इस तरह तारीफ करता देख इना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पर प्रोफेसर चा तो आज फुल फॉर्म में थे, तो वो काउंटर से आइस अमेरिकानो लेकर पीने लगते हैं कि तभी उनकी नज़र गुशियांग पर जाती है, जो कि उधर ही आ रहा था। तो उसे देखते ही प्रोफेसर चा वहाँ से दूर भाग खड़े होते हैं। पर ये इना, मीना और डीका को नहीं समझ आता कि अचानक से क्या हो गया, क्योंकि इससे पहले तो वो हर वक्त गुशियांग के साथ ही रहते थे, तो आज दूर क्यों भाग रहे हैं। पर तभी वहाँ सीनियर घोस्ट आते हैं और उन लोगों को बताते हैं कि वो इसलिए दूर भाग रहे हैं क्योंकि वो जीना चाहते हैं। इसका मतलब प्रोफेसर चा सेजिन के खातिर जल्द से जल्द होश में आना चाहते हैं, और इसी वजह से वो अब से गुशियांग की बॉडी को पोजेस ना करने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि वो ऐसा करते रहे तो उनका ब्रेन पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा। पर तभी उन लोगों की नज़र एक नई आत्मा पर पड़ती है, जिसका ऑरा बिल्कुल ब्लैक था। तो ये देख वो लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि आज से पहले उस आत्मा को किसी ने भी नहीं देखा। पर जैसे ही प्रोफेसर चा उस तरफ पलटते हैं, वो आत्मा छुप जाती है। वैसे ये कौन है इसका तो हमें यहाँ नहीं पता चलता, पर उसकी प्रेजेंस काफी सस्पिशियस लग रही थी। खैर फिर नेक्स्ट सीन में एम्बुलेंस एक इमरजेंसी पेशेंट को लेकर आती है, जिसका एक्सीडेंट होने की वजह से उसके चेस्ट में काफी गंभीर चोटें आ गई थी। तो वहाँ मौजूद डॉक्टर कार्डियक सर्जन को बुलाने को कहते हैं। वैसे गुशियांग वहाँ ऑलरेडी मौजूद था, पर डॉक्टर को उस पर यह भरोसा नहीं था कि वो ये केस हैंडल कर पाएगा, तो वो सीनियर डॉक्टर से किसी और कार्डियक सर्जन को बुलाने को कहते हैं। तो थोड़ी देर बाद ही वहाँ डॉक्टर ऑन आते हैं, पर उन्हें देख तो प्रोफेसर चा का दिमाग फिर से गर्म हो जाता है, क्योंकि उनका सच जानने के बाद वो उनसे इतनी नफरत करने लगे थे कि अब वो ये तक नहीं चाहते कि वो किसी पेशेंट को हाथ तक लगाएं, पर वो उन्हें रोक भी तो नहीं सकते थे। तो यहाँ अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए प्रोफेसर चा भी गुशियांग की ही तरह टेबल पढ़ने लगते हैं। इसका मतलब गुशियांग की संगत का उन पर फर्क तो जरूर पड़ रहा है। खैर फिर डॉक्टर ऑन चेक करके बताते हैं कि इस पेशेंट की राइट वेंट्रिकल फट गई है, जिसकी वजह से उसकी तुरंत सर्जरी करनी पड़ेगी।
तो एक तरह से कहें तो इस पेशेंट का भी केस वही है जो कि प्रोफेसर चा का था। पर अब प्रॉब्लम ये थी कि डॉक्टर ऑन के हाथ में चोट आ गई थी, जिसकी वजह से वो सर्जरी लीड नहीं कर सकते थे और बाकी कार्डियक सर्जन सेमिनार में गए हुए थे। लेकिन फिर थोड़ा सोचने के बाद डॉक्टर ऑन गुशियांग से कहते हैं कि तुम ये सर्जरी क्यों नहीं करते। पर ये सुन प्रोफेसर चा फिर से उन पर नाराज होते हैं, क्योंकि ये केस फर्स्ट ईयर का कोई रेजिडेंट डॉक्टर नहीं हैंडल कर सकता। पर डॉक्टर ऑन गुशियांग से कहते हैं कि ये केस भी प्रोफेसर चा के केस जैसा है, तो तुमने उनकी सर्जरी तो की ही है, तो तुम ये भी कर ही लोगे। और क्योंकि अपने हाथ की चोट की वजह से मैं लीड नहीं कर सकता, तो मैं तुम्हें असिस्ट करूंगा। पर गुशियांग उन्हें कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि उसने प्रोफेसर चा की सर्जरी खुद से तो की नहीं थी, तो भला वो ये सर्जरी कैसे कर सकता था। तो कोई ऑप्शन न होने पर डॉक्टर ऑन उस पेशेंट को किसी और हॉस्पिटल में ट्रांसफर करने को कहते हैं। हालांकि इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती थी कि तब तक वो पेशेंट बचेगा, पर अब क्या ही कर सकते थे। तो सीनियर डॉक्टर दूसरे हॉस्पिटल में कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगते हैं और वहीं खड़ा गुशियांग, जो अभी तक शांत था, उस पेशेंट की बच्ची को देखने लगता है, जो कि अपनी माँ के साथ बिल्कुल घबराई सी बैठी हुई थी। और प्रोफेसर चा भी ये नोटिस करते हैं कि गुशियांग को उसके लिए बुरा लग रहा है, पर फिर भी वो ये सर्जरी करने की इजाज़त उसे नहीं दे सकते थे, क्योंकि ये ऐसा केस है कि फोर्थ ईयर का डॉक्टर भी इसे हैंडल नहीं कर सकता। तो गुशियांग तो भी फर्स्ट ईयर में ही है और साथ ही साथ उसका एक्सपीरियंस भी 0 है। पर न जाने गुशियांग के दिमाग में क्या आता है और वो ये सर्जरी करने के लिए हाँ कर देता है। तो वो ऑपरेशन रूम रेडी करने का कह खुद तैयार होने चला जाता है। पर उसके इस डिसीजन से प्रोफेसर चा बिल्कुल सहमत नहीं थे, तो वो उसे समझाने के लिए उसके पीछे पीछे आते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तुमने इसलिए हाँ कर दी है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो अभी जाओ और ना कह दो, क्योंकि तुम तो ये तक नहीं श्योर हो कि मैं तुम्हारे साथ इस वक्त हूँ भी या नहीं, और अगर हो भी तो भी मैं तुम्हारी बॉडी को वापस नहीं पोजेस्ट करने वाला। वैसे प्रोफेसर चा ये समझ रहे थे कि अगर अब गुशियांग बाहर जाकर मना करेगा तो उसकी प्राइड को तो हर्ट होगा ही, साथ ही साथ हो सकता है उस पेशेंट की जान भी चली जाए। पर अभी जो उनके हालात हैं, ऐसे में वो किसी और के जान की फिक्र करना नहीं अफोर्ड कर सकते, क्योंकि अभी तो उन्हीं की जिंदगी दाव पर लगी है। तो वो गुशियांग को सर्जरी के लिए तुरंत मना कर देने का कह वहाँ से चले जाते हैं। वैसे प्रोफेसर चा के लिए किसी पेशेंट को इस हालत में छोड़ना आसान तो नहीं था, पर उन्हें ये उम्मीद थी कि अगर गुशियांग नहीं कर पाया तो डॉक्टर ऑन वहाँ पर संभाल लेंगे। पर तभी वो डॉक्टर ऑन को वाइस प्रेसिडेंट से फ़ोन पर बात करते हुए सुनते हैं, जहाँ की वो उनसे कह रहे थे कि उन्होंने गुशियांग को सर्जरी करने के लिए तैयार कर लिया है और एक केस बिल्कुल प्रोफेसर चा की केस के जैसा ही है, तो वो आकर यहाँ पर देख सकते हैं। तो एज एन ऑडियंस हमें यहाँ समझ आता है कि गुशियांग को सर्जरी इसलिए नहीं करनी पड़ रही कि कोई ऑप्शन नहीं अवेलेबल है, बल्कि वाइस प्रेसिडेंट के कहने पर डॉक्टर ऑन ने ऐसी सर्कमस्टेंसेस क्रिएट कर दी कि गुशियांग को सर्जरी के लिए हाँ कहनी पड़ी। इसका मतलब डॉक्टर ऑन की वो चोट भी नकली है। खैर फिर नेक्स्ट सीन में गुशियांग ऑपरेशन रूम में आता है, जहाँ की वाइस प्रेसिडेंट पहले से ही मौजूद थे और यहाँ हम गुशियांग के घर का एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ की उसकी पूरी फैमिली साथ में लंच कर रही थी और गुशियांग की मदर उसे अच्छे से खाने को कहती हैं, क्योंकि वो काफी स्लो खा रहा था। पर तभी उसकी आंटी यानी वाइस प्रेसिडेंट की मदर उसे टॉन्ट भरे अंदाज में कहती हैं कि तुम तो कुछ मेहनत भी नहीं करते, तब तुम इतने थके हुए क्यों लग रहे हो। तो इसका गुशियांग तो कोई जवाब नहीं देता, पर उसके दादाजी उनकी बात से डिसएग्री करते हुए कहते हैं कि आजकल गुशियांग इमरजेंसी डिपार्टमेंट में बहुत मेहनत कर रहा है और वहाँ के आधे से ज्यादा पेशेंट का वही इलाज कर रहा है, तो ये कहना कि वो कुछ मेहनत नहीं करता ये बिल्कुल गलत है। पर दादाजी को गुशियांग की इस तरह से तारीफ करता देख वाइस प्रेसिडेंट हैरान भी होते हैं और जेलस भी, क्योंकि आज से पहले दादाजी ने गुशियांग की इस तरह से तारीफ कभी नहीं की थी। तो ये देखने के बाद एज एन ऑडियंस हमें यहाँ समझ आता है कि वाइस प्रेसिडेंट ये चाहते हैं कि गुशियांग इसी तरह से केयरलेस बना रहे, जिससे कि दादाजी सिर्फ उन पर ट्रस्ट करें और अपनी प्रॉपर्टी का हेड उन्हें बनाएं। पर दादाजी को गुशियांग की इस तरह से तारीफ करता देख वो इनसिक्योर हो गए हैं और इसी वजह से वो चाहते हैं कि गुशियांग कोई गलती करे, जिसके चलते वो दादाजी की नज़र में उसकी वैल्यू फिर से गिरा सके। खैर गुशियांग भी वाइस प्रेसिडेंट के इस इंटेंशन को समझ रहा था, पर वो उन्हें इसमें कामयाब नहीं होने देना चाहता था और तभी वहाँ जल्दी से प्रोफेसर चा आ जाते हैं, जो कि गुशियांग से कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं, पर ये जरूर श्योर है कि ये लोग तुम्हें फंसाना चाहते हैं, तो इसलिए तुम इस सर्जरी से अभी मना कर दो।
पर गुशियांग को तो हर हाल में वो सर्जरी करनी थी, तो वो स्कैल्पल पकड़ता है। ये देख प्रोफेसर चा को और गुस्सा आता है कि तुम एक रेजिडेंट होने के बावजूद स्कैल्पल तक सही से नहीं पकड़ सकते और सर्जरी करोगे। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि स्कैल्पल को पेंसिल की तरह पकड़ा जाता है और इंडेक्स फिंगर को उसके किनारे की ओर रखा जाता है। पर उनके इतना कहते ही गुशियांग स्कैल्पल वैसे ही पकड़ लेता है जैसे कि प्रोफेसर चा बता रहे थे। तो ये देख प्रोफेसर चा भी हैरान हो जाते हैं कि क्या वो उन्हें सुन पा रहा है। पर यहाँ रिवील होता है हमारे इस ड्रामा का सबसे इम्पोर्टेंट प्लॉट, और यहाँ हमें पता चलता है कि गुशियांग प्रोफेसर चा को सिर्फ सुन ही नहीं सकता बल्कि उन्हें देख भी सकता है। और ऐसा सिर्फ आज नहीं है बल्कि वो उन्हें तब से देख सकता है जबकि वो घोस्ट बनकर हॉस्पिटल पहली बार आए थे। वैसे ये सीन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इंस्टाग्राम चेकआउट करना मत भूलिएगा क्योंकि ये वहीं अपलोड होगा, और जब वहां तक जाएंगे ही तो फॉलो भी कर लीजिएगा। खैर ऐसा क्यों और किस लिए है इसका पता तो यहाँ नहीं चलता, पर गुशियांग प्रोफेसर चा से, जो कि बिल्कुल शॉक खड़े थे, उनसे धीमी आवाज में पहले उस पेशेंट को बचाने को कहता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की कहानी के साथ। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अगर नहीं किया है तो प्रेस द बेल आइकन जिससे आप कोई अपडेट ना मिस करें, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।